अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। हुजूर, मुनीर के बाप ने इल्तिजा के लहजे में कहा, मुझे अपना बेटा चाहिए। मैं बाप हूँ, उसकी माँ की हालत देखें तो सही। हम भी इसी शक पर चौधरी साहब के साथ आए हैं जिसका जिक्र आपने खुद ही कर दिया। मुनीर के बाप के साथ जो आदमी थाने गए थे, इनमें से एक ने कहा, लड़का बदमाश है या जैसा कैसा भी है, वो इतना सीधा और कमज़ोर नहीं कि उसे इतनी आसानी से किसी ने गायब कर दिया होगा। उस पर मस्ताने के किसी आदमी ने जवाबी वार किया है। अगर हमारी तरफ से आपने कोई शक लिखना है तो यही लिखें। रिपोर्ट तो मैं लिख रहा हूँ, थानेदार ने कहा। शक भी यही लिखूंगा। तफ्तीश बड़ी मेहनत से करूंगा। आप साहिबान से और चौधरी साहब से मैं ये कह रहा हूँ कि लड़के को आप जानते हैं कैसा है। आप खुद भी इधर उधर हाथ पांव मारें और तफ्तीश में मेरी मदद करें। आप देहाती नहीं, शहरी साहिबान हैं और पढ़े लिखे भी हैं। मैं समझता हूँ कि लड़के पर वार हुआ है। घोड़े का उसके बगैर घर आना एक सबूत है कि मामला मशकूक है और ख़तरनाक भी। मैं कुछ बातें मालूम करना चाहता हूँ। आप में से कोई एक साहब मेरे पास बैठे रहें, बाकी बाहर तशरीफ़ ले जाएं। मैं सबको बारी बारी बुलाऊंगा। आपको जहमत तो होगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। एक आदमी बैठा रहा, बाकी सारे बाहर चले गए। थानेदार ने उससे कुछ मालूमात ली और उसे अलग बिठाकर दूसरे आदमी को बुलाया। इस तरह उसने सबसे बारी बारी पूछगछ की। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि मुनीर शरीफ आदमी था। थानेदार को पुख्ता शक यही था कि मुनीर मस्ताने के गिरोह की लपेट में आ गया है, लेकिन वो दूसरे इम्कानात को भी सामने रखना ज़रूरी समझता था। उसके लिए ये मुश्किल पैदा हो गई थी कि मस्ताना और उसका साथी उसकी हवालात में नहीं थे। उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू हो गई थी और वो जेल की हवालात में थे। वहाँ वो उनसे तफ्तीश नहीं कर सकता भी था तो वो क्यों तस्लीम करते कि मुनीर को उनके किसी साथी ने अगवा या कत्ल किया है। बहरहाल इस इल्ज़ाम से वो बरी थे क्योंकि वो जेल में थे। थानेदार को मुनीर के लापता हो जाने का यही गम था कि मस्ताने और गंजे के खिलाफ उसका केस मुनीर की गुमशुदगी की वजह से तबाह हो रहा था। मुनीर ही अहम गवाह था। 3 रोज़ बाद पेशी थी और उस रोज़ मुनीर ने गवाही देनी थी। इन आदमियों ने जो मुनीर के बाप के साथ थाने गए थे, थानेदार को बताया कि मुनीर का सब्जियों का जो बाग है वो उसकी बदकारियों का अड्डा है। उन्होंने 2 हिंदू लड़कियों के नाम बताए जिनके मुतालिक सब जानते थे कि उनकी मुनीर के साथ दरपर्दा दोस्ती है। उन सब ने कहा कि बाग का माली और उसकी बीवी बता सकती है कि वहाँ कौन कौन आता था। उन्होंने इस शक का इजहार किया कि मस्ताने के किसी आदमी ने अगर मुनीर को गायब नहीं किया तो उसे किसी ऐसी लड़की के भाइयों वगैरह ने कत्ल कर दिया होगा जिसे उसने छेड़ा होगा। इन आदमियों से यह भी पता चल गया कि मुनीर की गहरी दोस्ती किसके साथ थी। थानेदार ने इन सबको भेज दिया और मुनीर के माली और उसके बीवी को थाने बुलवा लिया। माली अधेड़ उम्र था, उसकी बीवी की भी जवानी ढल गई थी। थानेदार ने माली को अलग कर लिया और उसे कहा कि वो साफ साफ बता दे कि मुनीर बाग में क्या करता था और वो एक भी बात छुपाने की कोशिश न करे, वरना वो पकड़ा जाएगा। माली ने बताया कि वहाँ लड़कियाँ आती थीं। वो इतना ही बता सका कि वो हिंदू लड़कियाँ हैं। दिन को भी कभी कभी एक लड़की आ जाती थी। कभी कभी मुनीर रात बागीचे के कमरे में गुजारता था। माली को मालूम नहीं था कि वो क्या करता था। तुम इन लड़कियों को पहचानते हो? थानेदार ने उससे पूछा। सामने आए तो पहचान लूँगा, माली ने जवाब दिया। जनाब अली, हम गरीब लोग हैं, बात करते डरते हैं। छोटे चौधरी ने तो अपने दिल से खुदा और रसूल का डर खौफ भी निकाल दिया था। सिवाय बदकारी और बदमाशी के वो कुछ और सोचता ही नहीं था। कोई मुसलमान औरत भी बाग में जाती थी? कोई ना कोई आ ही जाती थी, माली ने जवाब दिया। चंद महीने गुजरे, एक लड़की की शादी हो गई है। शादी से पहले कभी कभी वो बाग में छोटे चौधरी के पास आया करती थी। उसका नाम नसीमा है। अब वो मलिक उमर हयात की बीवी है। शादी के बाद भी आती रही है? ना जी, माली ने जवाब दिया। शादी के बाद कभी नहीं आई। माली की बीवी ने भी यही कुछ बताया। थानेदार ने अपने मुखबिरों से कहा कि वो मुनीर की दोस्तियों और दुश्मनियों के मुतालिक मालूमात लाएं। उसका जहन मस्ताने पर अटका हुआ था। उसने अपने इलाके के नंबरदार वगैरह को भी इतला भिजवा दी कि शहर का एक जवान लड़का लापता है। अपने अपने इलाके के खडनालों और वीरानों में देखें, कहीं लाश पड़ी होगी या वो अपने तौर पर खोज लगाने की कोशिश करें। नंबरदार अपने काम से वाकिफ थे। ये इतला अगले रोज़ जानी शुरू हुई थी। वो पैदल चलने का ज़माना था। इतला हर तरफ इसी रफ्तार से जा रही थी। रात को उमर हयात मामूल से ज़रा देर से घर आया।
उस पर ही जानी कैफियत तारी थी। मैं मुनीर के बाप से मिलने चला गया था। उसने नसीमा से कहा, उनके घर तो मातम हो रहा है, तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मुनीर। मुझे सुबह पता चल गया था, नसीमा ने कहा। मैं वहाँ गई थी, उसकी माँ की हालत बहुत बुरी हो रही थी। आपका क्या ख्याल है कि कहाँ खो गया है? मस्ताने के आदमियों ने उसे गायब कर दिया है, उमर हयात ने कहा। तुम्हारी माँ ने किसे अपना पीर बना रखा था? देख लो नसीमा, इतने खतरनाक मुजरिम आमिल और पीर बने हुए हैं और लोग इनके आगे सजदा करते हैं। अगर हम लोग खुदा को याद करें और उसी से मदद मांगें तो हमारी और कोई मुराद पूरी हो ना हो, कम से कम इन 9 सरबाजों से तो बचे रहें और खुदा की खुशनुदी भी हासिल कर लें। लोग मजबूर हैं, नसीमा ने कहा। हम भी मजबूर हो गए थे ना। मजबूरी ही इंसान को कमाकल बना देती है, उमर हयात ने कहा। अब देखो ना, मुनीर लापता हो गया है, उसके माँ बाप क्या करेंगे? बेटे को कहाँ से लाएंगे? खानकाहों और मज़ारों पर जाके माथा रख लेंगे, पीरों और आमिलों के आगे जाके रोएंगे और उनके घर भरेंगे। वो कभी नहीं कहेंगे कि ये सब ढकोसले हैं। मैंने सुना है कि बाज़ आमिल बता देते हैं कि गुमशुदा आदमी कहाँ है, नसीमा ने पूछा। हैं कोई ऐसे आमिल? मैंने भी सुना है, उमर हयात ने कहा। हसनैन काज़मी से पूछूंगा, लेकिन मैं सोचता ये हूँ कि मस्ताने का गिरोह बड़ा ख़तरनाक है। ये कोई मुनज़्ज़म गिरोह मालूम होता है। मस्ताना जेल में है और उसके आदमियों ने जो बाहर हैं मुनीर को गायब करके इंतकाम भी ले लिया है और अपने केस के सबसे बड़े गवाह को उड़ा दिया है। हमें भी होशियार रहना पड़ेगा। चौकीदार बेकार साबित हुआ है। मैं घर में सुलाने के लिए एक आदमी का इंतज़ाम कर लूँगा। अल्लाह मालिक है, नसीमा ने बड़े इत्मीनान से कहा। नसीमा को तो डर जाना चाहिए था, लेकिन उसे मालूम था कि मुनीर को गायब करने वाले मस्ताने के आदमी नहीं। वो उमर हयात से कह नहीं सकती थी कि ना डरो मस्ताना, अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुनीर नेक नाम आदमी तो नहीं, उमर हयात ने कहा, लेकिन हमारे साथ उसने जो नेकी की है इसे मैं सारी उम्र नहीं भूल सकूंगा। नसीमा ने अपना नीचे वाला होंठ दांतों में दबा लिया कि मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो उसका राज फाश कर दे। रात उमर हयात का बेटा शौकत सबसे पहले सो गया। इसके बाद उमर हयात भी सो गया, मगर नसीमा को नींद नहीं आ रही थी। रात गुजरने के साथ साथ नसीमा बेदार होती चली जा रही थी। आधी रात गुजर गई। कमरे में 0 नंबर का बल्ब रोशन था। नसीमा यूं महसूस करने लगी जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। वो जो कोई भी था या जो कुछ भी था, नसीमा के एहसास के मुताबिक कमरे की फिजा में था। छत पर न फर्श पर, एक दीवार में 2 रोशनदान थे। एक के शीशे में 0 के बल्ब का अक्स नजर आ रहा था। शीशे से इस अक्स की शुआएं मुनक्किस हो रही थीं। नसीमा का जहन उसके काबू में नहीं रहा था। उल्टे पुल्टे और डरावने ख्यालों और तसव्वुरों ने उसके जहन को थका दिया था। बार बार मुनीर उसके सामने आता था। उसने जब महसूस करना शुरू किया कि कमरे में कोई पुरअसरार चीज़ मौजूद है तो उसकी नज़रें कमरे की नीम तारीक फिजा में यूं भटकने लगीं जैसे कोई डरावने से वीराने में या आसेब खंडरों में डरा सहमा हुआ घूम फिर रहा हो। उसकी नज़रें उस रोशनदान के शीशे पर जा रुकीं जिससे शुआएं मुनक्किस हो रही थीं। नज़रें शीशे पर जम के रह गईं और ये चमक और उसकी किरणें फैलते फैलते आबशार बन गईं। फिर आबशार का शोर सुनाई देने लगा। नसीमा देखती रही। अचानक एक आदमी ऊपर से गिरा और चट्टानी ढलान से लुढ़कता हुआ वहां जा गिरा जहां आबशार गिर रही थी। वो आदमी उछलते और गुर्राते हुए सैलाब में गायब हो गया। नसीमा का जिस्म बड़े जोर से कांपा। उसने अपने कपड़ों के अंदर पसीने की नमी महसूस की। ऊपर पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। नसीमा ने रोशनदान की तरफ देखा। वहां से कोई आबशार नहीं गिर रही थी। नसीमा का दिल खौफ की गिरफ्त में आया हुआ था। वो सोचने लगी कि उसकी आंख लग गई थी और उसने ख्वाब देखा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसकी आंख लगी थी। उसने तो आंख झपकी भी नहीं थी। ये वहम था। उसने अपने आप से कहा, अपने आप को संभालो नसीमा, जो होना था वो हो चुका है। उसका हौसला ज़रा मजबूत हो गया। उसने इस उम्मीद पर आंखें बंद की कि नींद आ जाएगी, लेकिन आंखें बंद होते ही पलकों की तारीकी में उसे मुनीर की माँ दिखाई दी। वो सिसक रही थी। नसीमा ने आंखें खोल दी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके दिल की धक धक उमर हयात के कानों तक पहुंच रही हो। उसने आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया। कत्ल के बाद का रद्द अमल शुरू हो चुका था। नसीमा एक कमज़ोर दिल लड़की थी। नफ्सियाती तौर पर वो इतनी तवाना नहीं थी कि इस रद्द अमल पर काबू पा सकती। मस्ताने और गंजे के केस की पेशी थी। थानेदार ने मजिस्ट्रेट के रीडर और प्रोसिक्यूटिंग सब इंस्पेक्टर से कहा कि वो इस केस को फहरिस्त के आखिर में रखे, क्योंकि आज का गवाह जो इस केस का सुतून है लापता है।
जब हमारे केस की बारी आई तो किसी बहाने तारीख दे देना। थानेदार ने रीडर और पीएसआई से कहा। मैं इसी दौरान मस्ताने से बात करूंगा। अब तो तुम्हें उसके साथ कोई सौदा ही करना पड़ेगा। पीएसआई ने थानेदार से कहा। क्या तुम्हारे इस गवाह मुनीर के मिलने की कोई उम्मीद नहीं? जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं, थानेदार ने जवाब दिया। यह भी जरूरी नहीं कि उसे मस्ताने के आदमियों ने ही गायब किया हो। वो औरतों का शिकारी था। ये शक भी है कि वो किसी लड़की का शिकार खेलते खेलते खुद शिकार हो गया है। मस्ताने को सामने रखो, पीएसआई ने कहा। इसकी हिस्ट्री तुम्हें मिल गई है, इसके हाथ लंबे मालूम होते हैं। इसी को घेरने की कोशिश करो। मैं जो मदद कर सकता हूँ मुझे बताना। वो देखो मुलजिम आ गए हैं, इनसे बात कर लो। जेल से मुलजिमों को पुलिस लाया करती थी और अदालत में पेश किया करती थी। मुलजिमों को मुतालिका थानेदार के साथ तफ्तीश वाला ताल्लुक जम समझा जाता था। बाद पुख्ताकार मुलजिम अदालत के बाहर अपने इलाके के थानेदारों का मजाक उड़ाया करते थे और आदि मुजरिम भी गालियां दिया करते थे। मस्ताना और गंजा एक ही हथकड़ी में बंधे हुए थे। उनका एक एक हाथ आज़ाद था। उन्हें अदालत के बरामदे की तरफ लाया जा रहा था तो थानेदार उनकी तरफ गया और दोनों से हाथ मिलाया। उसने इन दो कांस्टेबलों के साथ भी हाथ मिलाया जो उनके साथ थे। एक ने उस हथकड़ी की जंजीर पकड़ रखी थी जिसमें मस्ताना और गंजा बंधे हुए थे। कचहरी के अहाते में दो होटल थे जो आजकल की बड़ी कैंटीनों की तरह थे। थानेदार ने कांस्टेबलों से कहा कि वो इन दोनों मुलजिमों को होटल में ले चलें। वो इन्हें और कांस्टेबलों को खाना खिलाना चाहता था। क्यों दरोगे? मस्ताने ने मुस्कुराते हुए पूछा। तेरे घर का काका हुआ है क्या? चल मस्ताने, थानेदार ने कहा और उसके कंधे पर बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह हाथ रखकर बोला। तू मेरा दुश्मन तो नहीं? वो घर मेरा नहीं था जहां तुम वारदात करने गए थे। मस्ताना और गंजा घाघ वारदातिये थे। मस्ताना आमिल जो बना था और लोग उसके मुरीद जो हो गए थे, ये उसके इस वस्फ का सबूत था कि वह नफ्सियात का इल्म पढ़े बगैर ही इस इल्म का माहिर था। पीर, शाह और आमिल दरअसल इसी इल्म के माहिर होते हैं। वो लोगों की नफ्सियाती कमजोरियों को समझते हैं। मस्ताना थानेदार के सलाम और होटल की दावत से समझ गया कि थानेदार किसी मुश्किल में फंस गया है। पहले बता काम क्या है? मस्ताने ने पूछा। हाँ मलिक साहब, मस्ताने के साथी गंजे ने कहा। क्यों पैसे ज़ाया करते हो? यही बता दो क्या बात करनी है। ओए गंजे, मस्ताने ने गंजे से कहा, तेरी मलिक के साथ क्या रिश्तेदारी है? पहले तूने इकबाल जुर्म करके मुझे भी फंसाया है, अब तुम्हें इसके पैसे ज़ाया होने का गम लग गया है। चल इसका खाना खाते हैं। मलिक हम पर जो पैसे खर्च करेगा वो किसी मुश्तबा से पूरे कर लेगा। थानेदार ने बड़े जोर से कहा लगाया। दोनों कांस्टेबल भी हंस पड़े। खाने की दावत पर वो दोनों बहुत खुश थे। इन मुलजिमों को अदालत के सिवा कहीं और ले जाना जुर्म था। ये मुलजिम थानेदार की तहवील में नहीं थे, लेकिन वो थानेदार था, सब इंस्पेक्टर था। कांस्टेबलों की हमदर्दी सब इंस्पेक्टर के साथ थी और अपने पेट के साथ भी। वो जानते थे कि पुलिस को जुर्म पेशा लोगों से भी मदद लेनी पड़ जाती है और इस सब इंस्पेक्टर को इन मुलजिमों से कोई मतलब आ पड़ा है। वो सब हंसी मजाक करते होटल में जा बैठे। थानेदार ने खाने का खासा महंगा आर्डर दिया और मुलजिमों पर एक करम यह भी किया कि इनकी हथकड़ी खुलवा दी ताकि वो आराम से खाना खा सकें। ये करम नवाजी भी कानून के खिलाफ थी। वो दोनों तजुर्बेकार मुजरिम थे, उनके भाग निकलने का खतरा था। थानेदार ने इन्हें होटल के कोने वाली मेज पर बिठाया था और दोनों मुलजिमों को उस तरफ बिठाया जहां दो तरफ दीवार थी। दोनों कांस्टेबल इनके साथ वाली कुर्सियों पर बैठे और सामने वाली कुर्सी पर थानेदार बैठा। इससे मुलजिमों के फरार का इम्कान नहीं रहा था। तुम्हारा असल गवाह आ गया है, मस्ताने ने थानेदार से मुनीर के मुतालिक पूछा। तुम आने दोगे तो आ जाएगा, थानेदार ने कहा। भाई मस्ताने, सीधी सीधी बातें करें। तुम अनाड़ी नहीं हो, पुलिस के साथ दुश्मनी रखकर तुम अपने कसब में नहीं चल सकते। मलिक भाई, गंजा बोला, तुम बात करो ना। देखो मैंने इकबाल जुर्म कर लिया था, कहोगे तो कोर्ट में भी इस पर कायम रहूंगा, कहोगे तो फिर जाऊंगा। अपने मतलब की बात करो। मतलब की बात यह है कि मुनीर आज 4-5 रोज हो गए हैं लापता है, थानेदार ने कहा। उसके बगैर तुम्हारा मुकदमा चौपट होता है, मस्ताने ने कहा। हम साफ बरी हो सकते हैं, मौके का गवाह वही था ना मस्ताने, थानेदार ने अपना रोब रखने के लिए कहा। ये दिमाग से निकाल दो कि मौके का गवाह न होने से तुम बरी हो जाओगे। चौकीदार मौके का गवाह है, पुलिस मौके की गवाह है। हमने तुम्हें जाए वकुआ पर जाकर पकड़ा था
और तुम दोनों ये भी सुन लो कि मैं अब भी मौके के आधी दर्जन झूठे गवाह केस में डाल सकता हूँ। तुम्हारे पिछले थाने से मैंने तुम्हारी पूरी हिस्ट्री ले ली है। तुम्हारे इस यार गंजे का इकबाल जुर्म मौजूद है जो इसने मजिस्ट्रेट को कलमबंद कराया था। ये इस बयान से फिरता है तो फिर जाए, मेरा मुकदमा तो मजबूत है। फिर तुम चाहते क्या हो? मस्ताने ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि मुनीर को बरामद करा दो, थानेदार ने कहा। अगर उसे कत्ल करा दिया है तो लाश बरामद करा दो। मलिक मुख्तार, मस्ताने ने हैरान होकर थानेदार से कहा। मैं बरामद कर दूं? तुम्हारा दिमाग फिर तो नहीं गया? मेरा पक्का शक तुम पर है, थानेदार ने कहा। अपने खिलाफ ये मुकदमा कमजोर करने के लिए तुमने सबसे बड़े गवाह को गायब करा दिया है और ये तुम्हारे किसी आदमी का काम है। ना मलिक, मस्ताने ने कहा, बाहर मेरा ऐसा कोई आदमी नहीं। जो अगवा और कत्ल जैसी वारदातें करने वाले सिर्फ हम दो ही हैं जो हथकड़ियों में बंधे हुए हैं। मान ले मलिक, गंजे ने कहा, बाहर हमारे आदमी हैं लेकिन वो छोटी मोटी वारदातें और जबान की हेरा फेरी करने वाले हैं। वो तुम जानते हो, किसी के यार नहीं होते। मस्ताने का कारोबार चल रहा था तो वो हमारे बाल के थे। पेट भरकर रोटी खाते थे, चर्च का कश और शराब का घूंट मिल जाया करता था। हम अंदर हो गए तो वो किसी और के हो गए। उनसे इतनी बड़ी वारदात नहीं कराई जा सकती। ये साफ सुन लो मलिक मुख्तार, मस्ताने ने कहा। हम दोनों ने कसम खाई है कि सज़ा 2 साल मिले 10 साल मिले, जब जेल से निकलेंगे तो मुनीर को साफ कर देंगे। उसकी उम्र इतनी ही रह गई है जितनी हमें सज़ा मिलेगी। अगर सही बात बता दो तो मैं सज़ा बहुत थोड़ी करा सकता हूँ, थानेदार ने कहा। मुकदमे की कोई चूल ढीली कर दूंगा, अपील में बरी हो जाओगे। मान लो यार, एक कांस्टेबल ने कहा। तुम्हारा भी भला है, मलिक साहब का भी काम हो जाएगा। मुझे मुनीर अपना मुकदमा मजबूत करने के लिए नहीं चाहिए, थानेदार ने कहा। मैं उसकी गुमशुदगी की रपट दर्ज कर बैठा हूँ। तुम जानते हो कि ये मेरी ड्यूटी है कि इस शख्स को जिंदा या मुर्दा बरामद करूँ, उसकी ख्वाह लाश ही क्यों ना मिले। मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं मलिक मुख्तार, मस्ताने ने कहा। मेरा हाथ जेल से बाहर नहीं जा सकता। देख मस्ताने, थानेदार ने कहा, जेल से बाहर आकर तुम शरीफ आदमी तो बन नहीं जाओगे। इस जुर्म में फांसी या उम्र कैद तो नहीं मिलेगी, यही 2-4 साल। ये सोचो कि फिर भी कभी मेरा तुम्हारा आमना सामना हो गया तो खुदा की कसम एहसान की वो कीमत दूंगा कि हैरान रह जाओगे। उसकी गुमशुदगी की तफ्तीश जारी रखो मलिक मुख्तार, गंजे ने कहा। मेहनत करो, तुम्हें खुरा खोज मिल जाएगा। उसकी गुमशुदगी में हमारा हाथ नहीं। थानेदार ने अपनी चालाकी, जबान और तजुर्बे के बहुत दांव आजमाए। दोनों कांस्टेबलों ने भी दोनों मुलजिमों को बहुत कुछ कहा लेकिन वो दोनों इनकार करते रहे। उनका इनकार ऐसे अंदाज का था कि थानेदार को मानना पड़ा कि मुनीर की गुमशुदगी के साथ इन दोनों का ताल्लुक नहीं। खाना आ चुका था और वो खाते रहे। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ मलिक, मस्ताने ने कहा। एक रास्ता दिखाता हूँ, इस पर गौर करो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई ना कोई खुरा खोज मिल जाएगा। मलिक साहब, एक कांस्टेबल ने थानेदार से कहा, बहुत देर हो गई है, उधर आवाज़ न पड़ जाए इन्हें अदालत में। फिक्र न करो, थानेदार ने कहा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा आवाज़ नहीं पड़ेगी। मैंने बंदोबस्त कर रखा है। हाँ मस्ताने, तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारे इलाके में एक और उस्ताद बैठा हुआ है, मस्ताने ने कहा। वो जोगी बना हुआ है, हिंदू भी उसे मानते हैं और मुसलमान भी उसके पास जाते हैं। वो जोगी महाराज कहलाता है लेकिन वो शाहिदरा दिल्ली के इलाके का हिस्ट्री शीटर है। उसका असली नाम अब्दुल खालिक है और उसी इलाके में अब्दा के नाम से मशहूर था। उसका मुनीर के साथ क्या ताल्लुक है? थानेदार ने पूछा। वही तो तुम्हें बता रहा हूँ, मस्ताने ने कहा। ये शख्स मुनीर उसके पास जाया करता था। शहर की एक औरत मेरी मुरीदनी बनी हुई थी। उसकी बेटी जिसका नाम नसीमा है, शहर के एक कारोबारी आदमी मलिक उमर हयात की बीवी है। उनकी शादी को अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ, शायद 4-5 महीने हुए हैं। मैंने इस लड़की को देखा है। हीरों में हीरा है मलिक भाई, चुना हुआ दाना है। तुम्हें मालूम होगा कि शहर में एक घर में पत्थर पड़ते थे और कपड़ों और नोटों को आग लगती थी। वो यही घर था मलिक उमर हयात और नसीमा का। हाँ हाँ, थानेदार ने कहा। मलिक उमर उन दिनों मेरे पास आया था, मैंने उसे चलता किया था। वो पत्थर कैसे थे? मस्ताने ने कहा। वो आग कैसी थी? कहीं उस्ताद भूत तो नहीं था? किसी ने काला जादू कराया था? किसने? थानेदार ने पूछा। तुम्हें मालूम है? नहीं, मस्ताने ने जवाब दिया। मैं तुम्हें एक वारदात और चक्करबाजी सुना रहा हूँ। थानेदार हो ना तुम मेरे भाई, खुद गौर होश कर लेना।
मलिक उमर हयात की सास मुझे उसके घर ले गई थी। मेरे वहाँ होते पत्थर गिरे। मैं तो खाक भी नहीं जानता था कि इस जादू का तोड़ क्या होता है। मैं इधर उधर की बातें सुनाकर वहाँ से खिसका। मैं डरता था कि कोई पत्थर मेरे सर पर ही ना आ पड़े।